रियलिटी डंके की चोट पे बोलने वाला। अरे डाकू के खानदान से आता है तो क्या डायमंड मर्चेंट की खानदान का बोलेगा क्या? मैं आपके माध्यम से, लोकमत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमने 2 दिन वहां पे नहाया भी नहीं है। खुश हुए, हम खुश हुए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने तो बहुत जेल की यात्रा की है। कुड़ूकू कुड़ूकू करके जगाने के कानून है। जब सलाखों के पीछे नहीं दे साहब, हमें मत भेजो, हम जीत जाएंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बिग बॉस की एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी जिनका नाम है गुण रतन जी। तो सबसे पहले तो सर आप अपने ऑडियंस को ये बताइए कि ये घर से आप क्यों बाहर आए हैं अभी इस दौरान, और घर में वापसी कब होने वाली है। देखिए, हम भी बहुत चाहते थे कि रुके वहां, लेकिन ऐसा है ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। और वो कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। तो जिस जो हमारे लगते जिगर, हम फैंस नहीं कहते किसी को, जो लगते जिगर हमें चाहते हैं, वो भले भांति जानते हैं कि छोटी मोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी बातें ना हो जाए। तो इसीलिए हमको आना पड़ा। कुछ संगीन मसला ही ऐसा था कोर्ट का, जो कि काफी लंबे समय पहले फिक्स हुआ था, उसके ऊपर जो पैरवी करना है। तो उसकी वजह से आए हैं। लेकिन जरूर, अभी तो हिंदू राष्ट्र भारत के कोने कोने से फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल से समझ रहा है कि हर कोई हमें दिलो जान से चाहता है। काफी बहन भाई दोस्त यार सारे लोग बोलते हैं। अभी आपको क्या बोलूं, आज का तो एक्सपीरियंस, आप तो बोलते हैं ऑडियंस ऐसा, लेकिन आज तो मैंने ये देखा कि जो स्विगी के जो भाई होते हैं हमारे, जो जो स्विगी का काम करते हैं, सारे धर्म के कई लोगों ने तो आज आके जिस तरह से हमें यानी पैर छूने की कोशिश की, तो हमने उन्हें गले लगाया। वो यानी एक लोगों में अपनापन, अपना आदमी, मैं कहीं तो भी उनमें दिख रहा हूँ या वो मेरे में अपने आप को देख रहे हैं। ये जो है ना, ये जो बंधन, ये जो आस्था, ये सब कुछ है। तो ये आस्था के नजर या आस्था के प्यार से फिर से जल्दी हम सारा निपटारा करके फिर होगे पेश उसी घर में, सब चाहते लगते जिगरों को उनकी जो ख्वाहिश की बात है वो करने। सर जैसा आपने ऑडियंस की बात कही, तो जब आप घर के अंदर गए थे और उसके बाद जब बाहर आए हैं, कितना चेंज देख रहे हैं, या आप ये देख पा रहे हैं कि अचानक से आपके बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारी फैन बन गई, फैन फॉलोइंग हो गई आपकी बहुत ज्यादा। अब देखो, बहुत सारा यानी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि सांस्कृतिक जगत को चाहने वाला बहुत बड़ा हिंदुस्तान में वर्ग है, जो जात धर्म के आगे जाके संस्कृति पसंद है, जो एंटरटेनमेंट पसंद करता है। एक समय मुझे ऐसा लगता था कि पॉलिटिकल पसंद ही बहुत ज्यादा इंडिया में है, भारत में है। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि सचमुच लोग ऐसी भी चाहत रखते हैं जो उनकी भाषा बोलते हैं। तो वहीं पर नहीं, यानी मैं बोलता हूँ कि मैं भेंडी बाजार गया था, बम्बई का भेंडी बाजार, जहाँ पे ना हम जैसे लोग बसते हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया कि छोटे छोटे बच्चे जो वेरी यंगस्टर्स है, वो सारे इकट्ठे आके अलग अलग, इससे नहीं सर आप हमें चाहिए, आप तो आपको तो वहां होना है, हमें आपको सुनना है देखना है। तो ना, दिस दिस इज समथिंग, आई आई थिंक ये वैक्यूम वैक्यूम है कि ये मुझे समझ में आता है कि जो स्क्रीन के ऊपर के किरदार है, इससे लोग तंग आए हैं। रियलिटी लोगों को चाहिए, रील्स वाले लोग नहीं चाहिए उनको। रियलिटी डंके की चोट पे बोलने वाला। अरे डाकू के खानदान से आता है तो क्या डायमंड मर्चेंट की खानदान का बोलेगा क्या? साला हम फुटपाथियों की बात करता है, दिहाड़ी मजदूर की बात करता है, साला हम वड़ा पाव वाले भाई की बात करता है, टैक्सी ड्राइवर की बात करता है। यही हमारी खूबी है, वही हमारे लगते जिगर है। पहले तो आपका फैशन डिजाइनर कौन है, मैं ये पूछना चाहूंगी। ये क्लोथ्स कौन आपके लिए डिजाइन करता है, और क्या कंसेप्ट आप रखते हैं अपने फैशन को लेकर के। डाकुओं के खानदान से आते हैं तो पहले से ही आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, इसी तरह का पहराव। बापू तो हमारे है ना, वो आप देखते होंगे, वो जिस तरह के डिटेक्टिव सीरियल्स हुआ करते थे, तो उस तरह के मोटे मोटे जैकेट लंबे लंबे पहनते थे। तो वो हमको भी आदत हो गई।
उसी तरह के पहराव पहनने की, कपड़ा पहनने की। और आप पूछेंगे ही डिजाइनर। अरे डिजाइनर तो हमारी कभी किसी समय गर्लफ्रेंड रही। पहले तो दोस्त, पहले तो पटाने के लिए बहुत परेशानी हुई, फिर हमने उसको छेड़खानी की, फिर छेड़ने के बाद उससे दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद उसे हमने पटाया, फिर पटाने के बाद काफी लंबे समय तक, अभी आपको बोले या ना बोले ये और बात है, लेकिन बहुत समय तक एक दूसरे को गले लगे रहे। फिर बाद में शादी की बात हुई, फिर शादी हुई, तो वो जो है ना, जय श्री पाटिल, उसके नाम में जय श्री है। अभी वो हमारी पत्नी है। वो बीबी ये सारा कुछ देखती है, और वे यानी वो दुनिया में घूमते रहती है, क्योंकि वो क्रिमिनोलॉजिस्ट है। तो उनकी प्यार में, उनके इश्क में, उनकी जादू में हम पहनते हैं, और लोग कहते हैं ये हम पे जचता भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पे जचता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है और लोग आपको इसके लिए फॉलो भी कर रहे हैं। और सब लोग गुणरत्न जी का एक स्टाइल बना लिया है लोगों ने। खुश हुए, हम खुश हुए। तो और सर आपने बोला जैसे आपने बिग बॉस में भी अपनी वाइफ का नाम लेकर के आई लव यू चिल्लाया था। लेकिन सर जब मरीका शेरावत जी आई थी तो कैसा लगा था आपको उनके साथ मस्ती करते हुए, और शिल्पा जी के साथ भी आपने डांस किया। तो वो क्या फीलिंग थी? अगर आपकी वाइफ ने देखा वो एपिसोड, क्या कुछ कहा उन्होंने इसके बाद? जयश्री जी है ना, देखो, हम हमसे ज्यादा वो हम पे विश्वास करते हैं। एक, और दुनिया विश्वास पे टिकती है, और निगाह करम होता है। क्या देखते हो इसके ऊपर सब चलता है। और हम ह्यूमैनिटेरियन है। और हमारी बेटी कहती है कि जिससे जन्म होता है वो माँ सबसे बड़ी होती है। तो हम है ना, बहू बेटी बहन का बहुत इज्जत करते हैं। और कलाकारों की तो बढ़िया इज्जत करते हैं, क्योंकि सही मायने में एक अच्छा मैसेज देने वाले वही होते हैं। शिल्पा जी तो हमारी एल्डरली सिस्टर जैसी है, सिस्टर ही मानते हैं हम। तो रहा अपना मलिका शेरावत जी की बात, तो देखो यार, एक एक हमने देखा कि उनमें किरदार बड़ा अच्छा है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं हम ये एक समझते हैं कि उनका भी एक दौर था। तो हमने पॉजिटिविटी से उनको, यानी ऐसा वहीं पर एक हमारे कंटेस्टेंट थे, उन्होंने बोला था, क्या बोला था, कि आपको बॉलीवुड बहुत, बॉलीवुड ने बहुत तकलीफ दिया है, सताया, ऐसा वर्ड। तो वो पकड़ लिया हमने, क्योंकि हम वकील है ना, सही पकड़ते हैं ना। हमने जी। पकड़ लिया, हमने सोचा कि यार कहीं ना कहीं उनको लगे कि ये 18वां सीजन है, और ये सीजन विद डिफरेंस है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस, तो हमने ये समझा कि ये भी सीजन विद डिफरेंस हो। तो इसीलिए हमने पुरजोर से सारे कंटेस्टेंट ने उनकी जो, जिस तरह से यानी स्वागत, या जिस तरह से उनको एक इज्जत पेश करने की कोशिश होती है, तो हमने पेशकश की उनको, उससे ज्यादा कुछ। सर अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया तो उससे मुझे बग्गा जी की याद आती है। बग्गा जी से आपकी दोस्ती बग्गा जी से आपकी दोस्ती किस तरह से है? और क्या रिश्ता, क्या आप पहले से बाहर से एक दूसरे को शायद से नहीं जानते थे, जब आप घर में गए तो किस तरह से दोस्ती बनी? देखिए, आइडियोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा होता है ना कि आप चावल तो हर घर में पकता है। तो जब चावल पूरा टेस्ट नहीं किया जाता पका के, एक चावल के दाने के ऊपर से पता होता है कि ये क्या है। उसी तरह से वो भी पहचानने में चावल एकदम मंजे हुए खिलाड़ी कलाकार है। हम भी मंजे हुए खिलाड़ी कलाकार है, क्योंकि हम पंडित नथुराम जी गोडसे जी के अखंड भारत की बात करते हैं। वो भी हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना, यानी कहीं ना कहीं बोलने से ज्यादा डीएनए का एक दूसरे का बनता है। लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है वो, बहुत ही यानी क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। देखो, कॉम्पीट या जिस तरह से यानी उनका एक अपना स्वभाव है, वो स्वभाव के साथ रहने वाले इंसान है। और हम तो ये समझते हैं कि भाई कहने से भाई नहीं होता, भाई मानने से भाई नहीं होता, भाई सोच समझ और हर मुश्किल में साथ देने से भाई होता है। तो हम ये समझते हैं कि वो पॉलिटिकल करियर उनका बढ़िया है, और दोनों भी हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और एक ही चाहने वालों में से है, एक ही एक ही जगह से आशीर्वाद लेने वालों में से है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा रिश्ता है। सर, आपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात करी, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप सपोर्ट करते हैं? कभी आपको लीडर बनने का मौका मिले तो वो कौन सी पार्टी होगी जिसके साथ आप लीडर बनेंगे? देखो, राजनीति के यानी क्या कहते हैं मेजरमेंट्स हम नहीं कहेंगे और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ हम ये जानते हैं कि राजनेताओं से कलाकारों ने थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कलाकारों ने फासला रखना चाहिए। और हम उन सारे लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छा काम करे। लेकिन हम ज्यादा पसंद करते हैं कि भारत के लाडले पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को। हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को। तो सर, ये बात आपने कही, फिर से हम बिग बॉस हाउस के अंदर जाना चाहेंगे। अभी आप बाहर आ गए हैं, क्या डिफरेंस है? मतलब जब अंदर थे तो क्या कुछ फीलिंग रहती थी जब आप अंदर रहते थे उस टाइम पर, और अभी आप जब बाहर आ गए हैं तो कैसे देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं रेगुलर लाइव जो भी चल रहा है, जो कुछ भी मसाला अंदर पक रहा है उसको? डाकू के खानदान से आते हैं। अंदर हो या बाहर हो, हम वैसे ही है। हम बचपन से ऐसे ही है। हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने तो बहुत जेल की यात्रा की है। महाराष्ट्र के बहुत सारे जेल करके आए हैं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा दिली से जीना जानते हैं। हम यही जानते हैं कि डाकुओं की कोई खास अलग सी चाहते नहीं होती, डाकुओं का टारगेट होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमें अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। हम अंदर भी वैसे ही है, बाहर भी ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर ऐसा ही है सर, तो एक पार्ट आया था बीच में जब वो जेल वाला पार्ट था, तो आपने कहा कि मैं जेल के अंदर नहीं जाना चाहूंगा। तो उसका रीजन क्या था कि आप क्यों नहीं गए जेल के अंदर? ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी। जब बिग बॉस हाउस के अंदर जो जेल वाला पार्ट आया था, हेमा जी और बग्गा जी को बाहर निकालने का, तो आपने उसका विरोध किया था, आप अंदर नहीं गए थे। तो उसका पर्टिकुलरली आपका रीजन क्या था कि आप नहीं गए उसके अंदर? देखो, शो तो रियलिटी है ना। शो तो स्क्रिप्टेड नहीं है ना। स्क्रिप्टेड की तरह गुड़िया गुड़ी का वो गुड्डे गुड्डी का खेल होता है, वैसा झूठे झूठे जेल और झूठी झूठी मजा करने का हमको आदत नहीं ना। तो हमने सोचा रियलिटी बोल दे। अरे कोर्ट में भी लोग बोलते हैं ना, जब सलाखों के पीछे, नहीं जज साहब हमें मत भेजो, हम नहीं जाएंगे। यही सच्चाई होती है। तो हमने अपनी सच्चाई पेश करने की कोशिश की। और बिग बॉस ने भी कभी नहीं कहा था तुम जेल जाओ। वो तो कंटेस्टेंट का एक क्या कहते हैं उसे, वो क्या रहता है वो बीच बीच में टास्क देते हैं। तो टास्क, हाँ टास्क जी, हाँ था, जी। तो टास्क लोगों ने उस तरह से खेला, हमने इस तरह से खेला, बस और कुछ नहीं। सर, जब आप बिग बॉस हाउस के अंदर थे तो कई बार हमने आपको सोते हुए भी देखा है। आपको क्या बिग बॉस से डर नहीं लगता? अरे देखो, एक बात याद रखो कि नेचर की वो सब देन है, सोना जागना, है ना। तो सोने जागने के ऊपर कुछ बातें हो सकती है। दिन भर तो सोते नहीं है, लेकिन दिमाग में जब थकान आती है तो हम किसी की सुनते नहीं है। क्योंकि शरीर तंदुरुस्त, चुस्त, फंटास्टिक। और वैसे सोने के लिए कोई सजा नहीं है बिग बॉस में। सिर्फ बिग बॉस में सोए हुए को कुकड़ू कू करके जगाने के कानून है। तो कुकड़ू कू होता है तो हम जग भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम देहात में, गांव में, टांडा में है और हमको कुकड़ू कू होके उठाया जा रहा है। उसका भी हम मजा लिया। जी बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिग बॉस हाउस के अंदर आपकी अभी जो जितनी भी महिलाएं हैं उसमें सबसे फेवरेट फीमेल कंटेस्टेंट कौन है? सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही खामियां है। मैं तो महिलाओं के बारे में बोल के नहीं कहूंगा और किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ही स्ट्रांग है सभी। लेकिन 17 के 17 का एक प्रॉब्लम है। वो एक तो किरदार से बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि सारे फिल्मी जगत से है वहां।
महिलाएं बहन जो भी अंदर है वो फिल्मी जगत से है। तो उनमें है ना एक ये होता है कि जिसको क्या पसंद आएगा, इसलिए यानी स्क्रीन के ऊपर वो हिसाब से जीवन उनकी जीवनी रहती है, तो वो बताने की कोशिश करती है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कि वो उस किरदारों से बाहर आके रियलिटी शो का रियलिटी में जीवन वो वहां पे बताएंगे नहीं, तब तक लोगों में वो पसंदी नहीं आने वाली, ये मुझे भी पता है। लेकिन अभी 17 भी एक ही लाइन में है, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी करना एज ए कंटेस्टेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सारी भागदौड़ जो है ये पब्लिक के हाथ में है। ये पब्लिक जानती है, पब्लिक पहचानती है, और पब्लिक जिसको मानती है उसी को पब्लिक एक नंबर पे लाती है। यानी नॉमिनेट हर हफ्ते करके भी फायदा नहीं होता। फायदा वही होता है जहां पर पब्लिक चाहती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सारे कंटेस्टेंट ने जो 17 है उन्होंने किरदार से बाहर आना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो सर चाहत के लिए डबल फेस यूज किया जाता है। सारे कंटेस्टेंट चाहत को ही हमेशा ऐसा करते हैं। आपका उनसे इंटरेक्शन हुआ या आपसे बातचीत हुई, आपको क्या लगता है चाहत का भी ऐसा ही है? और आपने जैसे कहा कि सारे ही कंटेस्टेंट्स का ऐसा है कि वो रियल नहीं दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाकी सारे 17 भी अभी डबल फेस या फिर फिल्टर नहीं नहीं खेल रहे हैं कहीं ना नहीं नहीं कहीं। नहीं नहीं, देखो अभी बग्गा जी है, एकदम सिंपल आदमी है। देखो जी। उनके बारे में वो स्क्रीन प्लेयर नहीं है। देखो जी। दूसरे कोई वेट लिफ्ट या पावर लिफ्टिंग कुछ करते हैं, उनका भी उतना कोई मंजे हुए वो सब स्क्रीन वाले है नहीं। और हम थे, तीन ही लोग तो थे, यानी बिना स्क्रीन वाले थे। तो ये जी। बाकी के लोगों का है ना, जो डिस्कशन भी रहता है ना, वो उसी से बंधा रहता है। तो वो खाली किसी एक को आप उसको पॉइंटर न को करो, क्योंकि वो सच्चाई यही है। आप कहीं ना कहीं, आप अगर से 24 आवर्स शो को देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं हर इन एवरी आवर उनके ध्यान में, उनके सोच में वो आता ही है। हम तो ये भी कहते थे, हमने तो फेस को कभी पाउडर भी लगाई नहीं वहां पे, हमने तो कभी तेल भी नहीं लगाया। मैं आपके माध्यम से, लोकमत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमने 2 दिन वहां पे नहाया भी नहीं है, क्योंकि कई बार हम दो दो दिन नहीं नहाते हैं। तो हमने सोचा कि सच्चाई से जीना है, रियलिटी है ना, तो रियलिटी है। तो भाई मुझे नहाना है, ऐसे ऐसे हमारे गांव ये भोजपुरी लोगों में ऐसा बोला जाता है, भोजपुरी भाषा में, अरे सुनो उनो लगा दो, तेल विल घसा दो। तो ऐसा है ना, हमने ना तो तेल घसा, ना तो सुनो उनो लगाया, क्योंकि कहीं बारात में तो जाना नहीं है, रियलिटी शो है, रियलिटी बताना है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी एक कलाकार की बात नहीं, हर कलाकार जो है 1 घंटे में कभी ना कभी वही बात करता था, क्योंकि वो कला से ही आते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने गलत करते थे। जी सर, आपने कहा कि वहां पे 2 2 दिन तक, क्या ऐसा सिर्फ आपके साथ ही था या कुछ प्रॉब्लम होती है अंदर कि नहाने का टाइम नहीं मिलता या पानी नहीं मिलता, या ऐसा है, या आप अपनी मर्जी से नहीं नहाते थे अंदर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्या होता ना, मेरी एक आदत है कि मैं योग शिक्षक हूँ। और दूसरा, मैं जो है कि वहां पे आपने लगाया, आपने देखा भी होगा कि हमने वहां पर जो जो धर्म संस्कार करने होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा के लिए हमने बैठक लगाई, जैसे कि हमने योगा सिखाया वहां पर। तो क्या होता है ना कि एक टाइमिंग होता है नहाने धोने का। तो क्या होता है कि वहां पे पहले 1 2 3 दिन में ना टाइम मैच नहीं हो रहा था। यानी टाइम मैच, यानी आपको मालूम है बिग बॉस में वॉच नहीं होती है, बिग बॉस में टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि समय का तांडव है, टाइम का तांडव है। तो इसीलिए क्या होगा कि 1 2 दिन मिस हो गया। तो इसीलिए हमने मिस हो गया बोल के वो चीजों को सुधारने की या रिपेयर करने की कोशिश नहीं की। हमने बोला जो है, कल सुबह होगी, जरूर होगी। और कल सुबह फिर एक नई सुबह होगी, और एक नया नया रास्ता, एक नई सोच होगी। तो उस वजह से बस ऐसे उसमें कोई यानी पानी की किल्लत या कुछ नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम होता है। और देखो वो रियलिटी शो है, तो कुछ ना कुछ तो टास्क दिए ही जाते हैं, तो टास्क की भी बात होती है। ठंडे ठंडे पानी से, पहली बार आपके शो पे बोल रहा हूँ, वहां पे गर्म पानी नहीं है। पहली बार आपके शो पे बोल रहा हूँ कि वहां पे गर्म पानी नहीं है। सब लोग ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए, बिग बॉस में नहाना चाहिए। सर इसके अलावा राशन को लेकर के बहुत, अभी भी जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है उसमें राशन को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही है, तो क्या क्या मसला है राशन का? बिग बॉस क्यों खाना नहीं देते हैं अपने कंटेस्टेंट को? अरे देखो, देखो ना, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ।
क्या होता है ना कि अभी देखो, मैं किसी को अपमानित ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है। लोग है ना, यानी क्या दिखता है तो यार किसी चीज पे तो बात करनी है तो चलो इस पे बात कर लेते हैं, ऐसा है ना। तो उसी उस चीज पे बात होती है। कई बार तो बिग बॉस ने भी कहा ना कि झगड़ा लड़ाई कैसी दिख रही है, यानी एकदम बनी बनाई दिख रही है। तो बनी बनाई डायलॉग्स वो सब यार अभी क्या बताएं, चलता है, जिसको जैसे जमे। रील्स की लाइफ कोई जीता है तो किरदार की जीवनी कोई जीता है। हम जैसे रील्स रील्स वाले नहीं रहने से हम रियलिटी में जी लेते हैं, तो ठीक है जो भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बर्तन से बर्तन लगना और उसका आवाज आना, असली में बर्तन मांजते हुए या धोते हुए वो अलग चीज है। और जानबूझ के सासू माँ बहुत ज्यादा बर्तन धोने लगाती है, इसलिए मैं जो है ना दस्तरी फोड़ दूंगी, आवाज करवा दूंगी, वो अलग चीज है, वो स्क्रिप्टेड होता है। तो मैं ये मानता हूँ यार, ये सब चीजें है ना बहुत ज्यादा असलियत वाली नहीं है, इतने में कहूँगा। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि मान लीजिए आप घर में वापसी करते हैं, लेकिन आपके अलावा वो दूसरा कंटेस्टेंट कौन है जो आपको लगता है कि जीत सकता है बिग बॉस की ट्रॉफी? देखो, पहले तो 1 से 17 जो नंबर है वो एक ही लाइन में है, 17 एक लाइन में, और जमीन आसमान का फर्क बना के रखा है उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि ये और 2 हफ्ते आप नहीं गेज कर पाओगे, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आ पाया है। आपको जैसे मैं बोला कि यानी झूठ मूठ का सब, जैसे बर्तन बोला मैं, जैसे खाने पे बात, यानी पता है ना, देखो बॉडी में कितना पानी है, और हम बोलेंगे कि नहीं मोटर लगाएंगे, लेकिन दिख रहा है कि एक हंडा भी पानी नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि मोटर लगाओ मोटर लगाओ। अरे किस लिए मोटर लगाओ, हवा खींचनी है। तो उस तरह से ये सब है ना, समय लगेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी कि इस तरह का किसी का नाम जोड़ने में या नाम लेने में, ऐसा मुझे लगता सर, इसके अलावा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी। आपकी वाइफ का नाम हमने सुना, आपने उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, उनके बारे में बताया, और कौन कौन है आपके परिवार में? और अभी आप किन किन के साथ रहते हैं? जैसे मैं आपकी व्हाट्सएप डीपी देख रही थी, आपके बच्चों की तस्वीर थी। आप उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे ऑडियंस से? है। देखो, मेरी बेटी को तो मेरे से पहले हिंदुस्तान जानता है। उसकी वजह यह है कि मेरी बेटी पहली ऐसी बच्ची रही है जिसने उम्र के 14 साल, 13 साल में, पारा खत्म होता 13 इयर्स में 17 लोगों की जान बचाई थी जैन में। जैन बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्त है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो जैन यानी बच्चा, आप जान, दिल्ली में आपको पता है कि शाहीन बाग का ये हुआ था, जी जी जी। रोड, हाँ, तो उस समय एक जहान नाम के छोटे बच्चे की जान गई थी प्रोटेस्ट में। तो जैन ने एक चिट्ठी लिखी थी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि बच्चों को ऐसे प्रोटेस्ट में लाना कितना मुनासिब है। तो जैन मेरी है ना बहुत ही नटखट है, मेरी सुनती कम है, पढ़ती ज्यादा है, अपनी बात रखने में डंके की चोट पे रखती है। और अभी जैन 12th स्टैंडर्ड में है, लॉ करने की उनकी मनीषा है। वो यानी फॉरेन में, विदेश में जाके वो लॉ करने वाली है। पर फिर भी वो उसकी जो इच्छा आकांक्षा है, जो जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस रहते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स है, जो आपको पता होगा कि इस्लाम में छोटे बच्चों को हाथ के ऊपर काटते हैं, इसमें मोहर्रम की इसके अंदर जो बच्चों को ऐसे वो ये किया जाता है। तो बच्चों के ऊपर यानी ब्लेड से यानी काटा जाता है, थोड़ा कट्स कट माने जाते कट हैं। किया जाता है, कट्स दिए जाते हैं। तो बहुत छोटी थी, तो रोते रोते अपनी माँ के साथ, उसकी माँ ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिसर्च हेड थी, तो आते समय यानी चल ही नहीं सकती थी गाड़ियां, तो पैदल निकले थे। तो रो रो के उसने मुझे से केस डलवाई थी उस समय भी। वेयर इज योर ह्यूमन राइट्स, बचपन से ह्यूमन राइट्स में जाती थी ना माँ छुट्टी होती थी या स्कूल से लेकर जाके पहुंचा देते। तो वो है ना हरदम, यानी एक ऐसा उसका पता नहीं स्वभाव। बेटी के बारे में ज्यादा बोले तो आप बोलोगे कि बेटी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, लेकिन बचपन में कहीं वो बच्चों को एक रस्सी के ऊपर लोग चलाते हैं, पता है, गांव में। तो उसी तरह से
दो तरफ ऐसी लकड़ियां होती है, उसके ऊपर एक डोरी रहती है, माँ बाप दोनों तरफ से खड़े थे, बच्चे को चलाते हैं। तो उस बच्चे के आंख के ऊपर कपड़े नहीं थे, तो रोया, इतना रोई थी वो। तो वो बच्चे को कपड़े नए दुकान में से दिलवाए थे उसी स्ट्रीट के ऊपर अपने माँ से। तो उसका एक स्वभाव है। तो उस बेटी के ऊपर मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और जयश्री जी भी उसके ऊपर बहुत। और दूसरी छोटी है, वो छोटी तो बहुत ही नटखट है। उसका नाम लेना बोले तो इजाजत लेना पड़ेगी। और उसका नाम यूना है। और वो अभी डायलॉग मार रही है हर किसी के साथ, हम डाकू के खानदान से हो, हमें कोई खौफ नहीं। ऐसा डायलॉग मारना सीख गई है। आज तो मैंने नया डायलॉग सीखा उससे। बोले हम गुणरत्न के डाकू से है, ऐसा बोलने लगी है। तो दो बेटियां हैं। और मेरा परिवार आप पूछेंगे तो ये इतना ही परिवार नहीं है कि जो भी दर्द, जो भी आम आदमी एकदम, यानी एकदम स्ट्रीट वाला, यानी स्ट्रीट के ऊपर अगर कोई सोया और उनको पुलिसों ने आके सताया, तो वो भी लोग रात बेरात आके बात करते हैं। जैसे कि जो ये अपने रिफ्यूजी लोग हैं जो स्वेटर स्वेटर बेचते हैं, वैसे लोगों का एक रिश्ता है स्ट्रीट चिल्ड्रन से लेके तो दिहाड़ी मजदूरों तक का। कोई अगर से यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ में वाले कोई टैक्सी वाले भाई की कभी ये हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस समय कोई नहीं है तो हमें याद करते हैं लोग कि वो बॉडी को उनके गांव तक, देश तक, यानी उनके राज तक, घर तक पहुंचाए। तो इस तरह का हमारा जीवन शैली है। और इसीलिए हम ये नहीं मानते कि चार का कुटुंब है। हम तो यही मानते हैं कि हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है और ये सब हम अपने कुटुंब के सदस्य हैं। तो जैसा अभी आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो बेटी है या आप खुद भी हैं, वो अलग अलग सोशल वर्किंग चीजें करते रहते हैं। सबसे आपको लगता है कि इस चीज से भारत में बदलाव आया है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है जो बिल्कुल चेंज हो गया है, सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने क्या सोशल वर्क किया है जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? देखिए, बैरिस्टर M K गांधी जी ने आरक्षण की कांग्रेसी नीति गलत तरीके से देश में छोड़ गए। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण होने से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, खुले वर्ग पे अन्याय होता है। वो चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए जयश्री जी ने जो है बहुत, यानी स्ट्रीट, यानी डेमोक्रेटिक वे से भी और कोर्ट से भी लड़ते लड़ते 2018 में हमने पहला सुप्रीम कोर्ट में सोशल लेजिस्लेशन या सोशल जस्टिस के लिए लड़े, खुले वर्ग के ऊपर अन्याय न हो और 50% के अंदर ही रिजर्वेशन हो। ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट वो हमारे फेवर में आया, देश के फेवर में आया, खुले वर्ग के फेवर में आया। और ये एक ही बात नहीं, कई ऐसी बातें हैं जिसको, जैसे कि हड़ताल की बात है, हमने हड़ताल के लिए लड़े। अभी माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उपाध्याय जी जो है, जो उच्च न्यायालय के है, देश भर में ये पहला ऐसा जजमेंट हुआ कि जो भी पार्टी बंद करवाना चाहती है, क्योंकि हमने दलील ही वो दी थी, तुम रोज बंद करवाओ लेकिन दिहाड़ी मजदूर के दूध, बच्चे के दूध, रोटी, बिस्कुट के लिए पैसा दो। तो बंद के बारे में भी हम बड़े सख्त हैं, क्योंकि राजनेताओं ने बंद करने के पहले उन झुग्गी झोपड़ी वाले, उन टैक्सी वाले, उन स्ट्रीट वेंडर्स, ये सारों के लिए पहले उनका रोजी का पैसे का इंतजाम करे। जीडीपी गिरती है, जब दुकान बंद होती है तो रोजगार दिन का निकल जाता है। तुम्हारा फोटोग्राफी होता है, स्क्रीनिंग होता है, फाइट होता है, लेकिन मजदूर के घर में बच्चा रोटी के लिए रोता है। तो इसीलिए हम बड़े सख्त है। ऐसे कई चीजें हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। मैं अभी उसके ऊपर ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहूंगा, अदरवाइज वो खुद का प्रमोशन हो जाए। हम राम जन्मभूमि के वकील रहे हैं महाराष्ट्र से, वहां पे यानी रामलला का मंदिर हो, जिसके मैं और जयश्री जी दो ही वकील महाराष्ट्र से थे, साधु संतों के लिए पैरवी कर। सर उसके इन चीजों के अलावा भी एक कराची की बात आपने कही थी कि, और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हाल फिलहाल में सलमान जी को एक धमकी मिली है, आप जानते ही होंगे, और उसको लेकर के आपका भी बयान सामने आया था। तो और आपने कहा था कि हम हल निकालेंगे। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, बहुत ही सिंपल बात है कि अ, हिंदू राष्ट्र भारत हमारा, संत साधुओं की
बड़ी इज्जत करता है। पूजनीय शंकराचार्य जी का आदेश सर्वंकष होता है। इस देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन इस देश में धर्म सत्ता भी है। इस देश में धर्म धर्म का लोग मानते भी है। तो ऐसा है ना कि डायलॉग से बात होगी तो बात सुलझ जाएगी। डर से अपने आप को, देखो मैं तो ऐसा समझता हूँ सुरक्षा के साथ जीना ये भी एक किस्म का मैं तालाबंदी के जैसा ही है। तो मेरा ये कहना है कि जो यानी श्री बिश्नोई जी का समाज है वो भी बड़ा बहुत अच्छा समाज है, और सारे ही समाज अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों पे डायलॉग हो, और धर्म सत्ता के माध्यम से डायलॉग हो, और डर से अच्छा डायलॉग है सलमान जी के केस में, ये मैं कहना चाहूंगा। और डर के आगे क्या होता है ये तो हम सबको बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं यही मानता हूँ कि डायलॉग के साथ चीजें खुल जाएंगी। सर, आपको भी धमकी मिली थी बिग बॉस हाउस में, हमने देखा। हालांकि वो पूरा पार्ट नहीं दिखाया गया था, जब एपिसोड आया था वो थोड़ा सा म्यूट कर दिया गया था। क्या आप अभी हमें बताना चाहेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या धमकी मिली थी जब आप घर के अंदर जाने वाले थे? आपको कराची से धमकी थी और आपकी भी जान को खतरा आपने बताया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, दाऊद इब्राहिम कास्कर एक ऐसा आतंकी है जिसने हिंदुस्तान के, देखो जात का कोई वहां पे कहना नहीं होता है। हर कोई उससे उसके लपेटे में आता है जब कोई वारदात होती है, आतंकी वारदात। तो 93 का ब्लास्ट जिसने पढ़ा है, देखा है, जिसके बारे में सोचा है, तो वो सदमा, वो जख्म हर बार गीली रह जाती है, वो सूखती नहीं है। मासूमों की जान जाती है, बड़ा दुख होता है। तो इस दाऊद की ना चले, बॉलीवुड में उसकी ना बने, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में उसकी ना बढ़ाई हो, इसके लिए हम हर बार कोशिश करते आए। राजनीति में उसकी कोई हलचल ना रहे। तो हमको तो धमकियां मिलते रहती है, इसके पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई। और जिस देखिए, जैसे हमने बिग बिग बॉस में आने तक तो किसी को, क्योंकि सुरक्षा के कारण से हमने किसी को बताया नहीं था। अभी जानती होगी कि सबसे आखिरी कंटेस्टेंट हम बताए गए थे, क्योंकि किसी को बहुत यानी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई थी। तो जैसे ही हम वहां पे उस एरिया में पधारे, उसी समय कॉल आ जाता है, तो उसकी कंप्लेंट हुई। तो ठीक है, तहकीकात क्या करेंगे? ये तो साला कुत्ता कराची में छुपा होता है। कुत्ते भी तो ईमानदार होते हैं, डॉगी से हम बहुत प्यार करते हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं प्राणी पशुओं की। लेकिन ये तो ये हम पशुओं की तो भी इज्जत करें, लेकिन पशुओं पशुओं के अलावा भी इतना गंदगी है कि आप क्या बोले, कि इसकी तो मौत है ना, हिंदुस्तान में लाके फांसी इसको बता के बोल के दूसरे लोग कोई हिम्मत ना करे, तब तक हमारे जान में, हमारे दिल को शांति नहीं मिलने वाली। उसके अलावा मैं एक और चीज, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। जब आप घर के अंदर थे, कितना मिस करते थे आप अपनी फैमिली को? और या, यार एक बात बोलूं, हम है ना, वो हर किसी को अपने, मैं हाँ एक एक चीज बहुत मिस करता था। मेरी छोटी यूना है ना, वो किसी कैसा लेती है, लिप टू लिप लेती है। तो वो बहुत सताता था हमें। बाकी मुझे ये पता था कि मैंने जेल यात्रा बड़ी लंबी की है, तो वो तो सब मैंने फैमिली को ये है। लेकिन छोटा जो है ना, यूना मेरी बेटी, उसकी बहुत याद आती थी। जैन तो एकदम यानी बहुत ही मैच्योर्ड है, तो फिक्र तो कुछ नहीं थी वैसी खासी, क्योंकि वही मेरी फिक्र करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ खास वो नहीं है। लेकिन आप देखो, व्हेन यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू बी, यू शुड हैव फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स नहीं है तो तुम ह्यूमन बीइंग नहीं। तो दैट इज वाई सारी चीजें बताने से नहीं, लेकिन थी। तो आपने वो फीलिंग भी देखी ना, अलग से बोलने की क्या जरूरत है? जय श्री, आई लव यू, और क्या चाहती है? आपने तो सबूत ले लिया हमसे। जी बिल्कुल, ये तो पूरी सर, ये तो पूरी जनता ने देखा है आपका ये सबूत, जयश्री मैडम के लिए जो आपका प्यार है। ऊपर से एक एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि जब बिग बॉस हाउस के अंदर आप थे, मौजूद थे, और जब आप बाहर होते हैं, क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है अपने घर में रहने में और बिग बॉस हाउस में रहने में, या बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि घर जैसी फीलिंग आती है? हाँ, मुझे तो वैसे लगा, क्योंकि वहां पे मैंने जितना हो सके उतना ध्यान धारणा की।
वो आप जो बोलते हो ना कि आपने कंबल ओढ़ के क्या किया, तो मैं कंबल ओढ़ के, देखिए, मेडिटेशन लोगों को खाली पद्मासन में पता है। मेडिटेशन तुम हर सूरत में हर हाल में कर सकते हो। तो मैंने जो है, मेरा चिंतन चलता रहता था। वो बिग बॉस जीतने हारने का चिंतन नहीं होता था। देखिए, एनर्जी रीजनरेट करने के लिए, हाँ, उसको नए सिरे से और अलग तरीके से पेश करने के लिए, बिग बॉस में नहीं, जीवनी में। तो इसलिए तो ये हमारा, देखो, ये एक लाइफ का प्रोसेस है, लाइफ की राह है। तो मुझे बहुत ज्यादा कहीं पर भी दिक्कतें नहीं लगी, और आती नहीं, क्योंकि मैं वाटर थेरेपी वाला हूँ। वहां पर भी मैंने 3 दिन, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन तो मैं खाने का जरूरत भी नहीं पड़ा मुझे, खाली पानी पीता रहा मैं, वाटर थेरेपी। अच्छा। हाँ। और उससे प्रॉब्लम नहीं होती है क्या, मतलब क्योंकि खाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कह रहे हैं सिर्फ वाटर पे आप 3 दिन वाटर तक थेरेपी, जिंदा थे घर के अंदर। मैं 17 दिन 30 दिन ऐसा रहता हूँ, मेरी वाट मर्जी। वाटर थेरेपी पे? हाँ, ये तो मेरी बहुत मर्जी, मेरी मर्जी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और कि आप 17 दिन या 30 दिन तक हाँ, मतलब वाटर थेरेपी पे रह सकते हैं। और आपने एक और बात कही कि आपके सारे फेवरेट हैं अंदर, घर के अंदर। तो जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं घर के अंदर सबसे ज्यादा, आपस में तू मैं हो जाती है, गाली गलौज तक हो रही है अभी तो ये भी क्या रियलिटी है, या ऐसा है कि ये पर्दे के पीछे की बात है कि भाई बस स्क्रीन पे लड़ाइयाँ हैं, अंदर सब कुछ प्यार प्यार है, ऐसा है क्या? एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वैसा। देखो, थोड़ा रियल होना चाहिए, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। वो तेलुगु में बोलते कुंचम कुंचम, वो सब कुछ मैं बोलूँ ना। मैं कैसे बोलता था जब उनका, हमारे साथियों का झगड़ा होता था, तो मैं बोलता था, जाओ जाओ जाओ, ये पेट पेट तक जाएंगे, पेट की लड़ाई होती है, दोनों पेट साथ में लेके जाएंगे। फिर मैं बोलता था, कोई मत पकड़ो, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको झगड़ना नहीं है। तो मजे भी आते थे। हाँ। क्या है ना, रियलिटी शो है, लेकिन ज्यादा लोग कला कला जगत से आने की वजह से वो उसी तरह से पेश करते रहे।